बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उस सिलसिले का छठा लेक्चर है और ये लेक्चर हमारा नेहरू रिपोर्ट पे होगा। आपके ज़हन में ये सवाल उभर सकता है कि नेहरू रिपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन प्री पार्टीशन इंडिया जो है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। तो यकीनन ये इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। आपको याद होगा कि पिछले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने साइमन कमीशन के हवाले से बात की थी और साइमन कमीशन जो है वो क्यों आया था हिंदुस्तान। बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसकी एक प्रोविजन के मुताबिक ये बात तय थी कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान में सेल्फ रूल के हवाले से एक स्टडी की जाएगी, एक कमीशन भेजा जाएगा और उसी सिलसिले में उसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फिलअप करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान आया। लेकिन जैसे आपके इल्म में है कि साइमन कमीशन का हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी सिवाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेक्शन जो सर मोहम्मद शफ़ी की क़यादत में उसकी सपोर्ट कर रहा था, अदरवाइज़ इंडिविजुअल लेवल पे तो किसी ने सपोर्ट किया होगा, लेकिन पार्टी लेवल पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इवन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंडर द जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग इन दैट टाइम इन द ब्रिटिश इंडिया, दे ऑल अपोज्ड द साइमन कमीशन। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी पिछली दफ़ा कि उसकी रीज़न ये थी बुनियादी तौर पे कि उसमें चूँकि कोई भी इंडियन उसमें शामिल नहीं किया गया था, उस कमीशन का कोई भी जो मेंबर है वो इंडियन नहीं था। सो इस बुनियाद पे हिंदुस्तान के लोगों का ये मुतालबा था कि इस कमीशन का मेंबर उन लोगों को भी बनाया जाए जो इसके रियल स्टेक होल्डर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए अडॉप्ट किया जाना है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए बनाया जाना है, तो हिंदुस्तान के लोगों को भी उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात तस्लीम नहीं की और वो कमीशन जो है जब हिंदुस्तान आया तो उस वक्त भी उसका बाईकाट किया गया और उससे पहले भी हिंदुस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि कमीशन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसका बाईकाट किया जाएगा। सो जब 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कमीशन जो है इसको अपॉइंट किया जा रहा था, तो उस मौके पे जब रेजिस्टेंस आ रही थी हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लॉर्ड बिकनहेड, उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस काबिल ही नहीं, वो इनकैपेबल हैं कि वो अपने लिए कोई यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर सकें। और उसकी रीज़न ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को देना चाह रहे होते हैं, जब भी कोई रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं, तो इनकी तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से रेजिस्टेंस आती है। उन्होंने चैलेंज किया, लॉर्ड बिकनहेड ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने चैलेंज किया हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को स्पेशली कि अगर आप लोग इतने कैपेबल हैं और इतने कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं तो आप अपने लिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें जो हिंदुस्तान के तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं और तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए वो काबिल कबूल हो, एक्सेप्टेबल हो। सो हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसने इस चैलेंज को कबूल किया और इसी हवाले से 1928 में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जनवरी 1928 में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इसका मकसद बुलाने का ये था बुनियादी तौर पे कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और हिंदुस्तान के जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उस हवाले से वहाँ पे डिस्कशन हो सके और किसी यूनिमस जो सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर इत्तेफाक राय हो सके। सो जनवरी के महीने में, जनवरी 1928 में पहली इसका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें काफ़ी सारे इख्तलाफात सामने आए। पहले उनमें सबसे बड़ा जो इख्तलाफ था वो तो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लिए जो रिज़र्व सीटें हैं उस हवाले से था, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के हवाले से था। और एक और बड़ा इख्तलाफ जो था वो ये था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस करार दिया जाए, हिंदुस्तान को डोमिनियंस करार दिया जाए या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाए। तो इस पे इख्तलाफ था, लेकिन ये इख्तलाफ बहर सूरत दूसरी जो मीटिंग हुई
पहली मीटिंग जनवरी में हुई, दूसरी मीटिंग मार्च में हुई। उस मीटिंग में ये तय कर लिया गया कि जो डोमिनियन स्टेटस है उसकी बात की जाएगी और हिंदुस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदुस्तान को, इंडिया को डोमिनियन करार दिया जाएगा। तो इस पे तो इख्तलाफ ख़त्म हो गया, लेकिन बाकी जो मैटर्स थे, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट और इस तरह लैंग्वेज का इशू और इसी तरह जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं उनकी सीट्स जो हैं उसके रिजर्वेशन के हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें थी उन पे इख्तलाफात बरकरार थे। सो इस सेकंड मीटिंग जो मार्च में हुई उसमें 2 सब कमेटीज़ बनाई गई, लेकिन वो भी कोई आप यूँ समझ लें कि कोई ऐसा जो सलूशन है हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं और हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनका कोई ऐसा सलूशन ना दे सकी वो दोनों कमेटी जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल होता। सो एक तीसरी मीटिंग फिर हुई और ये मीटिंग हुई मई के महीने में मई 1928 को, और डेट थी 19 मई 1928, यानी 19 मई 1928 ये तीसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में काफ़ी सारे बहस व तमहीज़ के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी को उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है और हिंदुस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसके हवाले से काम करे और वो अपनी रिपोर्ट जितना जल्दी मुमकिन हो सकती है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश करे। सो ये कमेटी जो है ये मोतीलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ही वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड जवाहरलाल नेहरू यू नो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो जवाहरलाल नेहरू है ये मिसेस इंदिरा गांधी के वालिद हैं, यानी आप यूँ समझ लें कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो इंदिरा गांधी के वालिद हैं जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के वालिद हैं मोतीलाल नेहरू। तो ये जो कमेटी है ये अंडर द चेयरमैनशिप एंड अंडर द हेडशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू कंस्टिट्यूट की गई, और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ दैट कमेटी। और इसके अलावा इसके मेंबर्स में 2 मुसलमान मेंबर्स थे, इनमें एक सर अली इमाम थे और दूसरे शुएब कुरैशी थे। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, इसके अलावा माधेव श्रीबारी एने, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड GR प्रधान, ये उसके बकिया मेंबर थे। मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे इस कमेटी के, और जो मेंबर थे उनमें 2 मुसलमान मेंबर्स थे, एक सर अली इमाम और दूसरे शुएब कुरैशी। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, माधेव शरीबरी एने और मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस और GR प्रधान, तो ये सारे उसके मेंबर्स थे। सो इन्होंने अपना काम जो है वो किया मई में। जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि ये 19 मई को ये मीटिंग हुई और उसमें ये कमेटी जो है ये कंस्टिट्यूट की गई। इस कमेटी ने अगस्त में जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की। 28 अगस्त 1928 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब हम इस कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं, और एक बात यहाँ पे मैं और भी आपके सामने गुजारिश करता चलूँ कि इस पे जो 2 इसके मुसलमान मेंबर्स हैं, जिनमें एक सर अली इमाम थे और दूसरे शुएब कुरैशी थे। सर अली इमाम जो हैं उन्होंने तो इस कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की, चूँकि वो उस वक्त बीमार थे, तो वो ज़्यादा इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप यूँ समझ लें कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। शुएब कुरैशी साहब जो हैं उन्हें भी कुछ इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उन पे इख्तलाफ था और उन्होंने भी अपना इख्तलाफी नोट के साथ इस पे साइन किए थे। यानी जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, यूनानिमस रिपोर्ट ये नहीं थी, इख्तलाफी नोट उसमें मुस्लिम लीडरशिप जो है या मुस्लिम जो उसके मेंबर्स थे उनकी तरफ से मौजूद थी। सो अब हम इसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस की तरफ आते हैं। ये क्या चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने सबसे पहला जो नुक्ता बयान किया वो ये था कि इंडिया शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमिनियन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये तो एक यूनानिमस एक डिसीजन हो चुका था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए और हिंदुस्तान जो है वो उसको कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस है उसकी बात नहीं करेगा और डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। तो यही इसमें कमेटी की रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई उसमें भी यही बात थी कि हिंदुस्तान जो है
उसको डोमिनियन स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह भी तय पाया कि हिंदुस्तान को एक फेडरेशन की सूरत में देखा जाए, हिंदुस्तान को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दिया जाए और हिंदुस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया जाए। अब ये जो चीज़ है ये आपके जहन में होनी चाहिए कि जो फेडरेशन होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात होती है। उसमें फेडरेशन एक्चुअली वहाँ पे कामयाब होती है जहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ पे डाइवर्स जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ में बटी हुई होती है। यानी सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है उसमें बटी होती है। ज़बान के लिहाज से भी इख्तलाफ हो सकता है, इलाके के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, इसी तरह मज़हब के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है। तो सारे जो कम्युनिटीज़ हैं और एंटिटीज़ हैं मुख्तलिफ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और फेडरेशन में छोटे बड़े तमाम जो यूनिट्स हैं और तमाम जो इकाइयां हैं, तमाम जो एंटिटीज़ हैं, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसीलिए फेडरल सिस्टम जो है उसमें उसको कामयाब तरीन सिस्टम शुमार किया जाता है, क्योंकि उसमें छोटी से छोटी कम्युनिटी जो है उसकी इंटरेस्ट भी महफूज होती हैं और वो भी अपने आप को इक्वल सिटीज़न शुमार करता है। सो फेडरेशन के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई एट द लेवल ऑफ फेडरेशन एंड एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। यानी दोनों लेवल्स पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, मरकज के लेवल पे भी ये बात की गई कि हिंदुस्तान जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अगली बात जो है नेहरू रिपोर्ट की, जो अगली बात पॉइंट था वो ये था कि मोस्टली फंक्शन शुड बी असाइन टू द प्रोविंसेस एंड रेसिड्यूरी पावर्स शुड बी गिवन टू द सेंटर। यानी यहाँ पे जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि मरकज़ जो है उसके पास कम से कम पावर्स हों और मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है वो प्रोविंसेस के पास हो, मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो सूबों के पास हो, यूनिट्स के पास हों। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है पार्लियामेंट। तो नेहरू रिपोर्ट ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि ऐसी पार्लियामेंट जो दो हाउसेस पर मुश्तमिल हो, एक अपर हाउस जिसको आप हाउस ऑफ यूनिट्स कहते हैं या हाउस ऑफ प्रोविंसेस कहते हैं या हाउस ऑफ स्टेट्स कहलवाता है, और लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ पीपल कहलवाता है। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो वो तजवीज़ पेश कर रही है कि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करवाई जाए वो बाई कैमरल हो, और जो अपर हाउस है उसको उन्होंने कहा सेनेट कहा जाएगा, यानी उन्होंने उसका नाम तजवीज़ किया सेनेट, और जो लोअर हाउस है उसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तजवीज़ किया गया। जो सेनेट है उसके मेंबर्स की तादाद का तयन भी कर दिया गया, वो 200 करार दी गई कि 200 मेंबर्स होने चाहिए अपर हाउस के, और लोअर हाउस जो है उसके मेंबर्स की तादाद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो तादाद है वो 500 रखी गई। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ज़ाहिर बात है ये एक ऐसा हाउस है जो लोगों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है और लोग उनको इलेक्ट करते हैं, यानी कॉमन जो पीपल हैं वो उसको इलेक्ट करके उन लोगों को भेजते हैं जो इस लोअर हाउस के मेंबर बनते हैं। जैसे आज अगर हम इसको समझाने के लिए मैं अगर आपकी मिसाल दूं तो हिंदुस्तान की लोकसभा, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है ये इसके इक्वल है। यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हम जो वोटर्स हैं वो, और हिंदुस्तान का जो आम कॉमन वोटर है वो लोकसभा के मेंबर्स को मुंतखब करता है। और इस वक्त नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो तादाद उन्होंने 500 रखी, यानी पूरे हिंदुस्तान को 500 कंस्टिट्यूएंसीज में तकसीम किया जाना था इसके मुताबिक, और हर कंस्टिट्यूएंसी जो है उससे एक मेंबर मुंतखब होता और वो लोग उसको वोट दे के मुंतखब करते, तो वो मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों का। सो इस तरह 500 मेंबर जो हैं वो पूरा हिंदुस्तान 500 कंस्टिट्यूएंसीज में तकसीम करके 500 मेंबर इलेक्ट किए जाने थे। जबकि अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ यूनिट्स है, वो हाउस ऑफ पीपल नहीं है। अपर हाउस में फेडरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम यूनिट्स को, यानी अगर किसी फेडरेशन के 4 यूनिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान की फेडरेशन के 4 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट जो है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन हासिल होती है विदाउट कंसीडरिंग द पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी
उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है एक सेनेट में जितनी बलूचिस्तान के जो पॉपुलेशन के हवाले से सबसे छोटा सूबा है। तो तमाम सूबे जो हैं उनकी और तमाम यूनिट्स जो हैं उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है अपर हाउस में। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी ये है कि चूंकि लोअर हाउस जो है उसकी फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है। जिस यूनिट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके मेंबर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, और जिस यूनिट की पॉपुलेशन कम है उसके मेंबर उसमें कम होते हैं। सो ये एहतमाल या ख़तरा पैदा हो सकता है, खदशा जहन में आ सकता है कि जब कोई बिल, ऐसा बिल जो किसी छोटे यूनिट के मफादात के ख़िलाफ़ हो, तो कोई बड़ा यूनिट जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है विद इन द असेंबली, उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे वो कोई ऐसा बिल पास करवा ले, ऐसा कोई कानून बना दे जो छोटे सूबों के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो इसलिए ये डुअल सिस्टम जो है इसको मुतारिफ करवाया गया, बाई कैमरल सिस्टम मुतारिफ करवाया गया कि अगर लोअर हाउस जो है उससे कोई बिल पास भी हो जाता है तो अपर हाउस जो है उसमें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम प्रोविंसेस की, तमाम यूनिट्स की। तो वहाँ पे उस बिल को जो छोटा जो यूनिट है वो ये समझता है कि उसकी इंटरेस्ट के मुफादात के खिलाफ है, उसको वो वहाँ पे रद्द कर सकता है। तो यूँ समझ लें कि ये हाउस एक तरह का प्रोटेक्शन देता है छोटे यूनिट्स की इंटरेस्ट को। सो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 200 रखी गई। लेकिन यहां पे एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि अपर हाउस जो है, जैसे मैंने कहा कि उसमें फेडरेशन की जो असल एसेंस है, जो रूह है उसकी, उसके मुताबिक तो अपर हाउस जो है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम यूनिट्स की। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो है इसमें जो अपर हाउस तजवीज़ किया जा रहा है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन एज पर रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस। जैसे लोअर हाउस जो है उसमें पॉपुलेशन की बुनियाद पे रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह अपर हाउस में भी कहा गया कि उसमें भी पॉपुलेशन की बुनियाद पे रिप्रेजेंटेशन होगी। मसलन जो बड़ा सूबा है, जो बड़ा यूनिट है, जो बड़ी स्टेट है, उसके ज़्यादा मेंबर्स होंगे और जो छोटी स्टेट है उसके कम मेंबर्स होंगे। तो ये एक आप यूं समझ लें कि ये स्टेट, ये जो एक फेडरेशन है उसकी एसेंस के मुताबिक नहीं है। इसीलिए हम हिंदुस्तान की फेडरेशन जो है उसको एक प्रॉपर फेडरेशन तस्वर नहीं करते, बल्कि कौसी फेडरेशन कहते हैं कि ऐसी फेडरेशन जिसमें बहुत सारी चीज़ें फेडरेशन के अकॉर्डिंगली हैं लेकिन कुछ चीज़ें फेडरल सेटअप के मुनाफी भी हैं। तो इसलिए हम उसको फुल फ्लैश फेडरेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली जब जज करते हैं तो हम उसको फेडरेशन, एक प्रॉपर फेडरेशन तस्लीम नहीं करते। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन की जो मैं बात कर रहा था, तो रिप्रेजेंटेशन जो है लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी वो तजवीज़ की गई कि वो नॉन कम्युनल बेसिस पे हो। नॉन कम्युनल बेसिस का क्या मतलब है? नॉन कम्युनल बेसिस का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एक कम्युनिटी को मिला हुआ है। हिंदुस्तान की एक कम्युनिटी, आपको पता है, हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। अब हिंदुस्तान के मुसलमान अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने में से खुद मुंतखब करते हैं, यानी हिंदुस्तान का मुसलमान वोटर मुसलमान नुमाइंदे को मुंतखब करेगा, वो किसी हिंदू नुमाइंदे को वोट नहीं कास्ट कर सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी ये जो सेपरेट राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा है और ये जो इशू है इसको ख़त्म कर दिया जाए और तमाम रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट हूँ, यानी तमाम जो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया जाए। और ये बताया आपको कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये एक तरह की ऐसी शिक थी जो नाकाबिल कबूल थी। अच्छा, अब इनकी पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। जो दोनों हाउसेज हैं, जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, जो आम बिल असेंबली में पास होते हैं, उन सारों में इन दोनों की पावर्स इक्वल हैं। यानी कोई भी बिल असेंबली ने पास करना हो, पार्लियामेंट ने पास करना हो, तो वो पहले लोअर हाउस में जाएगा या अपर हाउस में जाएगा। पहले एक हाउस पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, और अगर दूसरा हाउस भी उसको पास करता है तो फिर वो हेड ऑफ द स्टेट के पास असेंट के लिए जाएगा। लेकिन यहां पे सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है। यहां पे क्या है कि यहां पे भी जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उसमें दोनों हाउसेज इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन जो मनी बिल्स हैं, वो बिल जिनका ताल्लुक मनी के साथ है, पैसे के साथ है, रुपए के साथ है, डॉलर्स के साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। यानी ऐसा बिल जैसे बजट होता है, जैसे किसी मामले में कोई टैक्स लगाना हो, किसी टैक्स को ऑल्टर करना हो, किसी टैक्स को रिमूव करना हो, कोई नया टैक्स लगाना हो, ये तमाम जो अगर इस तरह के कोई बिल्स असेंबली में आते हैं तो वो सिर्फ लोअर हाउस की ही जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो अपर हाउस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। यही इसकी जो
ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें भी यही कहा गया कि मनी बिल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस की जुरिस्डिक्शन में आएंगे और बाकी तमाम किस्म के बिल्स जो हैं उनमें दोनों हाउसेज की जुरिस्डिक्शन जो है वो बराबर होगी, पावर्स बराबर होंगी। उसके बाद गवर्नर जनरल जो है उसकी बात की गई कि गवर्नर जनरल जो है ही वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन। ही वाज टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, यानी जो गवर्नर जनरल है उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन उसकी तनख्वाह, उसकी मरात और उसके ऑफिस के तमाम अखराजात जो हैं वो हिंदुस्तान के रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड अदर 6 मिनिस्टर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, लेकिन यह भी नहीं है कि कंप्लीटली कि वो अपनी मर्जी करेगा, बल्कि वो देखेगा कि किस मेंबर्स के पास वोटर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आवाम के लोअर हाउस में, किसके पास ज़्यादा अक्सरियत है। तो जिसके पास अक्सरियत होगी उसको वो अपॉइंट करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो दूसरे 6 मेंबर्स की उसके कैबिनेट के होंगे, ये भी बात आपको जहन में रहनी चाहिए कि उस वक्त जो कैबिनेट थी, ये नेहरू रिपोर्ट ने जो कैबिनेट तजवीज़ की वो 6 मेंबर्स की कि वज़ीर आज़म के साथ 6 मेंबर्स की कैबिनेट होगी, जिसको उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम दिया। तो ये जो 6 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसको भी गवर्नर जनरल ही अपॉइंट करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। किसकी मर्जी से करेगा? प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से करेगा। यानी जो नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर भेजेगा, और जहरी बात है वो नॉमिनेशंस जो हैं वो अमंग द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस वहां से होंगी, और उनको वो जो गवर्नर जनरल है उसके लिए कंपलसरी होगा कि वो उनकी अपॉइंटमेंट कर दे जिनकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो रही है। The Executive Council was to be collectively responsible to the Parliament। अब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा था, तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ उसकी काउंसिल, जो कैबिनेट है वो तमाम के तमाम अपनी कारकर्दगी के हवाले से वो पार्लियामेंट के सामने जवाब दें, यानी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, आवाम का नुमाइंदा हाउस जो है उसके सामने जवाब दें। इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट अवाम के सामने जवाबदेह हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वाज टू बी वेस्टेड इन द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। जिस तरह मरकज में गवर्नर जनरल जो है उसके इख्तियार में है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे और उस शख्स को अपॉइंट करे जिसके पास पार्लियामेंट के मेंबर्स की अक्सरियत है। सेम स्ट्रेटजी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी है। सूबे की सतह पे गवर्नर जो है सूबे का, उसको एम्पावर किया गया कि वो देखे कि किस शख्स के पास प्रोविंशियल असेंबली जो है उसमें अवाम की अक्सरियत है, उस रिप्रेजेंटेटिव्स की अक्सरियत है, नुमाइंदों की, अवामी नुमाइंदों की अक्सरियत है। तो जिसके साथ अक्सरियत होगी उसको वो चीफ मिनिस्टर, सूबे का वजीर आला जो है वो अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। और बाकी जो उसके कैबिनेट के मेंबर होंगे, जो सूबे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो मेंबर्स होंगे, उनको भी वही गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे मरकज में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स, जो कैबिनेट के मेंबर्स बनते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर जनरल करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ सूबे में जो गवर्नर है वही करता है अपॉइंटमेंट, बाकी वुज़रा की भी, वज़ीर आला के अलावा जो उसके बाकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनकी वही करता है अपॉइंटमेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। Provision were also made to form a Supreme Court, यानी एक अदालती सिस्टम जो है उसके बनाने की भी बात की गई कि एक सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में बनाई जाए जिसका एक लॉर्ड प्रेसिडेंट होगा जो आज के चीफ जस्टिस के बराबर है। यानी उसका एक लॉर्ड प्रेसिडेंट उसको नाम दिया गया, जो जिसको आप आज चीफ जस्टिस कहते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसको उन्होंने लॉर्ड प्रेसिडेंट का नाम दिया गया, और इसके अलावा बाकी दूसरे जजेस। अब दूसरे जजेस जो है उनकी तादाद का तयन नहीं किया गया। अमूमी तौर पे ये ऐसे ही होता है कि तादाद तयन नहीं की जाती, बल्कि ये पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाता है, और ये सिंपल
जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके ज़रिए तादाद का तयन कर दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी तादाद का तयन नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि एक उसका लॉर्ड प्रेसिडेंट होगा और उसके साथ बाकी कुछ जजेज होंगे। अब बाकी कुछ जजेज हैं, उनका मतलब यह है कि जितना आपके पास वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंगली जितनी सीट्स रिक्वायर्ड होंगी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए क्रिएट की जाएंगी और उन पे अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी जो क्वालिफाइड लोग होंगे उनकी बतौर जज। एक और बड़ी अहम चीज़, अब इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसकी हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसके पास ये पावर्स थी कि वो अपॉइंट करेगा लॉर्ड जज जो है, ये लॉर्ड प्रेसिडेंट जो है उसका सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी उसी गवर्नर जनरल के इख्तियार में था कि वो उनकी अपॉइंटमेंट करे। लेकिन अब गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं था कि अपॉइंटमेंट करने के बाद वो उनके ओहदे से उनको बर्खास्त भी कर सके। अब अगर एक जज जो है उसको ये खतरा हर वक्त लगा रहे कि जनाब मेरी गवर्नर जनरल जो है अगर उसकी बात मैं नहीं मानूंगा तो मुझे तो ओहदे से हटा दिया जाएगा, या प्रेसिडेंट ऑफ किसी कंट्री का है या हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास ये पावर है उसको हटाने की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ जज टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि वो तो अंडर प्रेशर होगा ना। तो इसलिए ये तजवीज़ पेश की गई नेहरू रिपोर्ट में, ये एक रिकमेंडेशन दी गई कि जो गवर्नर जनरल है वो अपॉइंट तो करे, लेकिन उस जज को अपॉइंटमेंट करने के बाद गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं हो कि वो उसको उसके ओहदे से हटा सके, बल्कि अगर उसको उसके ओहदे से हटाना भी है, उसने कोई करप्शन की है, उसने कोई मॉरल करप्शन की है या उसने कोई ब्लंडर किया है जो मुल्क की इंटेग्रिटी और सालमियत के खिलाफ है, तो उसको उसके ओहदे से हटाया जा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के जरिए मुआवजे का एक तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार पार्लियामेंट के जरिए, यानी पार्लियामेंट जो है वो उस प्रोसेस को देखेगी, उसमें वो शिकायत आएगी, उस पर बहस होगी और वो पार्लियामेंट बिल पास करेगी उसके खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके खिलाफ। तो तब जब रिकमेंडेशन आएंगी पार्लियामेंट की तरफ से, तो अब गवर्नर जनरल जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकमेंडेशन he was empowered to remove that particular judge from his post। लेकिन प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो है ये बड़ा ज़रूरी था, इसको लाजमी करार दिया गया। अदरवाइज गवर्नर जनरल के पास ये पावर ज़रूर थी कि वो उसको अपॉइंट कर सकता था, लेकिन उसको हटाने का इख्तियार उसके पास नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए थे वो तजवीज़ किए गए इस रिपोर्ट में। उनमें चंद एक जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, अदरवाइज़ बहुत सारे हैं। इनमें फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये इस तरह के बेशुमार जो राइट्स थे वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए इस रिपोर्ट में डिमांड किए गए। एक और अहम बात जिसकी बुनियाद पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया, पहले भी मैंने थोड़ा सा जिक्र उसका किया है जब मैंने इलेक्शन की बात की थी कि वो नॉन कम्युनल बेसिस पे हूँ, तो जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको इस रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो मरकज़ी असम्बली है उसमें मुसलमान जो डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो 1/3 डिमांड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने 1/4 जो है उसका कहा कि 1/4 रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स इन सेंटर, यानी हर 4 में से 1, जबकि मुसलमान हर 3 में से 1 की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये मुतालबा रहा हमेशा से कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए, तो इसने भी ये तो कहा कि सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सेपरेट सूबा बना दिया जाए, लेकिन उस वक्त इसको बनाने के लिए उन्होंने एक कमेटी तजवीज़ की कि वो कमेटी देखे कि क्या वाकई इकनॉमिकली सिंध जो है बगैर बम्बई के वो वायबल होगा। तो इन्होंने कहा कि उसको अलहदा कर दिया जाए, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी, अगर वो कमेटी रिकमेंड करती है तो उस सूरत में सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाए। इसके अलावा NWFP है शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ फुल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको शुमाल मगरबी सरहदी सूबा भी कहते हैं, और अब जो हमारा KPK है खैबर पख्तूनख्वा है,
इसको कहा गया कि इसको फुल फ्लैश सूबे की हैसियत जो है वो दी जाए। और एक और अहम बात, हिंदी शुड बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हिंदी जो है उसको सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए। अब यहाँ पे उर्दू ख़त्म हो गई, मुसलमानों की जो तमाम वो लैंग्वेजेस जिनका ताल्लुक मुसलमान कल्चर के साथ था उनको एक तरफ कर दिया गया और हिंदी की बात की गई कि हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए। इसके अलावा कर्नाटक एक नया सूबा जहाँ पे कनारसी स्पीकिंग लोग रहते थे, कनारसी एक ज़बान लैंग्वेज है जो साउदर्न जो इंडिया है वहाँ पे बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज के बोलने वाले इलाके में कर्नाटक नाम का वो सूबा तजवीज़ किया गया कि वहाँ पे साउथ इंडिया में कर्नाटक सूबा जो है वो नया सूबा बनाया जाए। और आपको पता है कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर्स थी 1919 के एक्ट के तहत कि वो नए सूबे क्रिएट कर सकता है। तो जनाब ये वो रिकमेंडेशन है जो नेहरू रिपोर्ट की सूरत में पेश की गई 28 अगस्त 1928 को, और फिर इसका जवाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, चूँकि ये सारी रिकमेंडेशन जो हैं इनमें बहुत सारी ऐसी थी जो मुसलमानों के या ख़ास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मुतालबात थे उनके ख़िलाफ़ थी, तो इस वास्ते क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे फिर मार्च 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए जिनमें उन्होंने मुसलमानों की जो डिमांड्स थी वो सामने लेके आए कि ये हमारी डिमांड्स हैं और इनको भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। सो मुसलमानों की चूँकि बहुत सारी डिमांड्स जो हैं नेहरू रिपोर्ट में लैंग्वेज की बात, उर्दू को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसके अलावा जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को वेटेज था जो लखनऊ पैक्ट के तहत दिया गया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी तरह और भी बहुत सारे मुसलमानों के जो मसाइल थे, यानी ख़ास तौर पे सिंध का मुतालबा जो था वो उसमें उस कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। तो मुसलमानों ने, या ख़ास तौर पे अगर मुसलमानों के हवाले से हम बात करेंगे, असल में जब मैं मुसलमान की बात करता हूँ तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करता हूँ, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इन तमाम जो रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की उनको रिजेक्ट कर दिया। और इसके जवाब में फिर मिस्टर जिन्ना ने मार्च 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जो मुसलमानों की रिकमेंडेशंस थी, जो मुसलमान अपने फ्यूचर हिंदुस्तान में चाहते थे, उस हवाले से रिकमेंडेशन पेश की। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात के हवाले से होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप आखिर में फिर जिस तरह मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इस चैनल को आपकी सब्सक्रिप्शंस की ज़रूरत है, सब्सक्राइब्स कीजिए, और ख़ास तौर पे जो लेक्चर्स हैं इन पे अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।